सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, यहां पे हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके राजन सीरीज के 2024 संस्करण का नया राजन सीरीज है ये, और आपकी जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए यहाँ पे हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। और ये प्रश्न देखिए, कुछ परीक्षाओं में आपके पूछे हुए प्रश्न है और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे बहुविकल्पीय सभी प्रश्न मैंने डिस्कस कर दिए हैं, अतिलघु उत्तरीय सभी प्रश्न मैंने डिस्कस कर दिए हैं, और साथ ही साथ प्रश्न संख्या 32 तक 3 पार्ट में मैंने आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी डिस्कस कर दिया है और लगातार डिस्कस करते हम चल रहे हैं। अब इस क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 33 से डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कि अगर राजन सीरीज के जितने भी क्लासेस हैं उसको आपने नहीं देखा है, जो चैप्टर वाइज मैंने पढ़ा है उसको आपने नहीं देखा है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैंने कराए हैं, पवन सीरीज सॉल्व पिछले वर्ष का तो मैंने कराया ही है, इस वर्ष का फिर से कराऊंगा। तो ये सारी चीजें अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मैथ के सामने के लिंक आप क्लिक करोगे तो वहां से आपको सारे क्लासेस जो हैं वह उसी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। तो उसको देखिए, अपने तैयारी को बेहतर बनाइए और हम लोग बढ़ेंगे अब आगे इस क्लास में। इसी तरीके से आपको सभी विषय पढ़ाए गए हैं हमारे चैनल पे, तो जरूर आप देखिए और अपने तैयारी को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर को आप इतना अच्छा कर लीजिए अभी से समय दे करके कि आगे आपको परीक्षा के समय में सोचना ना रहे। अब देखिए, परीक्षा आप तैयारी करोगे तो समय जो है वो आपका लग ही जाएगा। देखिए, अब प्रश्न संख्या 33 है, एक ठोस घनाभ की बात की जा रही है यहाँ पे। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 4:5:6 का अनुपात है, उसका आयतन 960 घन सेमी हो तो घनाभ की मापें, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 2019 का प्रश्न है। अब यहाँ पे देखिए कि एक घनाभ के बारे में बताया है कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में जो अनुपात है वह बता दिया है, और घनाभ का आयतन कितना है यह आपको बता दिया है। अब आपको निकालना क्या है कि उसकी एग्जैक्ट लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है। अब यहाँ पे देखिए, जो हमको निकालना है उन्हीं में संबंध आपको दिया है। अनुपात क्या होता है? एक संबंध को दर्शाता है कि अगर ये 4 है तो ये 5 है और ये 6 है, ठीक है। या इसी तरीके से अगर ये 8 होंगे तो ये 10 होंगे और ये 12 होंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर अब हम समझे इसको कि इसको हम कैसे, अब जब हम मानेंगे माना लंबाई तो उसी अनुपात में मानेंगे। लंबाई अगर हम लोग मान लेते हैं 4x है तो चौड़ाई कितना मान लेंगे? चौड़ाई उसी के अनुसार हो जाएगा 5x, क्योंकि ये 4x है तो ये 5x हो जाएगा, और आपका ऊंचाई जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा, ठीक है। तो आप मानेंगे इस तरीके से मानेंगे जिससे आपको करना आसान रहे। अब इसके बाद देखिए, घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन का सूत्र आप सभी को पता है, बहुत ही आसान, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये सूत्र होता है। और यहाँ पे आपको इसका मान दिया गया है, इसके आयतन का मान दिया गया है 960, ये हो जाएगा 960, और बराबर लंबाई कितनी है? लंबाई है 4x गुणे चौड़ाई कितनी है? 5x गुणे ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 6x, ठीक। अब इसके बाद देखिए, ये हो जाएगा 960 बराबर, अब 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा गुणे 6, 20 गुणे 6, और गुणे देखिए x का गुणा x में, x का गुणा x में, तो ये हो जाएगा x क्यूब। अब x क्यूब बराबर अगर हम लोग लिखना चाहें तो बराबर के इधर तो 960 है और इधर x क्यूब के गुणे में थे 20 गुणे 6, तो ये लिख सकते हैं 120। अब 120 देखिए 12 अट्ठे 96, ये हो जाएगा, शून्य से शून्य कट जाएगा, यानी कि इसका मान जो आ जाएगा 8 आ जाएगा, और x क्यूब का मान 8 है, तो x क्यूब का मान जब 8 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब, और x बराबर कितना आ जाएगा? 2, यानी कि x का मान यहाँ से आ जाएगा 2। x का मान जब 2 आ गया तो लंबाई आपका
4 गुणे 2 यानी कि 8 हो जाएगा, चौड़ाई 10 हो जाएगा और ऊंचाई जो हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आ जाएगा। बहुत ही आसान सोल्यूशन है, बस आपको अनुपात में मान जो है वह मानना आना चाहिए। हम किस तरीके से इसको मानेंगे, ये हो गया। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न संख्या 34 क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2y माइनस वाई स्क्वायर का गुणनखंड कीजिए। 2019 में ये भी प्रश्न पूछा है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। अब जहां हम स्क्वायर देखते हैं और इस तरीके से ये पद हम देखते हैं, खासकर ये तीनों पद, वहां पे हमको क्या फॉर्मूला याद आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब यहाँ पे इसको अगर ध्यान से आप देखिए, आगे सॉल्व करते हैं हम, एक्स स्क्वायर और माइनस कॉमन ले लीजिए और ब्रैकेट लगा दीजिए, तो माइनस हर जगह से कॉमन आएगा, -1 से तो ये 1 बचेगा और ये प्लस 2y हो जाएगा और ये प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस का गुणा करेंगे तो फिर यही मिल जाएगा। अब इसको समझिए, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 का स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। वही चीज है, घुमा के लिख दिया और 1 का बस स्क्वायर कर दिया। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको आप देख रहे हैं y की जगह, यहाँ a की जगह है y और b की जगह है 1, बाकी वही सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसके बाद एक फॉर्मूला और आपने पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये होता है। अब इसके बाद ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में, देखिए ए की जगह है x और धन बी की जगह है y धन 1, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में x धन y धन 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस y धन 1, तो y धन 1 ब्रैकेट में लिखा जाएगा और दोनों में गुणा होगा, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 1, ठीक है। तो ये पूरा पद जो b है, जब b यहाँ लिखा जाएगा तो माइनस वाई धन 1 लिखा जाएगा और माइनस का गुणा होगा तो ये माइनस वाई माइनस 1 और यहाँ पे क्या है x है, तो ये यही पद आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका सही गुणनखंड यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इसका गुणनखंड आपने देखा, ये कितना आ गया, ये आ गया एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई माइनस 1, ठीक। ये प्रश्न आप समझ गए। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, देखिए एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है जिसकी केंद्र से दूरी जो है वह 12 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि कोई एक वृत्त है, कोई एक वृत्त है और इस वृत्त में जो है, एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है। मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींच दी गई है। अब क्या कह रहा है, जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है और ये केंद्र से दूरी जो है वह 12 सेंटीमीटर ये है और ये जीवा की लंबाई जो है वह 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर है तो ये बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि 5 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है, यानी कि केंद्र O हो और ये जीवा AB हो, तो आपसे OP आपको दिया है, आपको पता है कि ये लंबवत होता है। जब किसी भी जीवा पे केंद्र से डाला गया लंब, दूरी जो होता है लंबवत होती है, तो 12 हमको दूरी दिया गया है तो लंबवत होगा। और केंद्र से किसी भी जीवा पे डाला गया लंब उसको 2 बराबर भागों में बांटता है, तो 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई थी, तो 5 इधर होगा, 5 इधर होगा, यानी कि AP 5 होगा और PB 5 होगा, ये हो गया। और त्रिज्या हमारा क्या है, त्रिज्या हमारा OB है, हमको OB का मान निकालना है। तो यहां से हम लिखेंगे त्रिभुज OPB में, OPB
में। ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में आपको पता होता है कि जो कर्ण का वर्ग होता है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, वह बराबर होता है बाकी दोनों आधार और लंब के वर्ग के बराबर, यानी कि पीबी का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर। अब ओबी हमको नहीं पता है, ओबी के स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं आर, क्योंकि ये त्रिज्या है तो आर लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर बराबर पीबी, पीबी है 5, 5 का स्क्वायर, और ओपी है 12, 12 का स्क्वायर। ये हो गया आर का स्क्वायर बराबर 25 धन 144, और आर स्क्वायर बराबर होगा, जोड़ लीजिए तो ये आ जाएगा 169, जो कि होता है 13 का स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, आर बराबर आ जाएगा अंडर रूट 13 का स्क्वायर, यानी कि आर बराबर आ जाएगा 13, 13 बाहर आ जाएगा क्योंकि इस पे स्क्वायर था और कर्णी चिन्ह था, कर्णी से बाहर आ जाएगा। अब आर की जो वैल्यू आ गई वह 13 सेंटीमीटर आ गई। यही आपसे पूछा था कि त्रिज्या कितना होगा, तो त्रिज्या जो हो जाएगा वह 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फिगर से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 36 है। संख्या 1 से 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब 1 से 20 तक की संख्याओं में पहले तो देखिए सम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से कटें। तो 2 से कौन सी संख्या कटती है, 2 कटता है, 4 कटता है, 6 कटता है, 8 कटता है, 10 कटता है, 12, 14, 16, 18 और 20। बोला है संख्या 1 से 20 तक, यानी कि 20 को भी इंक्लूड करना है, तो 20 को भी हम लिख लेंगे। ये हमारी हो गई सम संख्याएं। ठीक, ये सम संख्याएं हो गई हमारी। अब इसके बाद बोला समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या हो गया, समांतर माध्य का फॉर्मूला हमारा हो गया, सभी संख्याओं का योग कर लेंगे, सिग्मा एक्स वाई एन, यानी कि सभी का योग, सभी का योग करेंगे। तो देखिए 2 और 4 6, 6 और 6 12, 8 20, 10 30, 30 और 12 ये हो गया आपका 42, 42 और 14 जो हो जाएगा ये 56 हो जाएगा, 56 और 16 ये आपका हो जाएगा 72, 72 और 18 कितना हो जाएगा 90, और 90 और 20 110, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई 110। और कुल संख्याएं कितनी है आपकी 10 संख्याएं हैं, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, शून्य से शून्य कट जाएगा और मान आ जाएगा 11। ठीक है, तो इस तरीके से समांतर माध्य जो आ जाएगा सम संख्याओं का वह 11 आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित घातांकीय रूप को लघुगुणक रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पे दो घातांकीय रूप आपको दिए गए हैं जिसको लघुगुणक रूप में आपको बदलना है। पहला दिया गया है 13 का स्क्वायर बराबर 169, तो इसको लघुगुणक रूप में यानी कि लॉग के रूप में जब बदलना होगा तो देखिए 13 के घाते 2 लिखा है, जहां पे 13 क्या है आधार बेस है और घात में 2 है, तो जो 13 है उसको बेस में ही लिख देते हैं, ये हो गया। और इसके बाद बराबर के उधर जो है वह लॉग में आ जाता है 169, और बराबर जो घात में है वह बराबर के उधर चला जाता है, तो ये हो जाएगा log 169 बेस 13 बराबर 2। ये इसका लघुगुणक रूप हो गया। इसके बाद इसको जब लिखेंगे तो देखिए 10 के घाते ऋण 3 है और बराबर जो है वह इतने के हैं, तो लिख लीजिए log, ये इधर आता है। ठीक, ये हो गया, और जो बेस में है वह बेस में आ जाता है, और जो घात में है ऋण 3 वो इधर चला जाएगा, यानी कि log 1/10⁻³ बेस 10 बराबर हो जाएगा ऋण 3 के। तो ये लघुगुणक रूप में हमने बदल दिया, ये भी 2019 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 38, एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण के 4 गुना है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए बोला है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब कि
एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में क्या कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण से 4 गुना है। अब आपको पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज जब होता है तो जो बराबर भुजाएं हैं उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ठीक, तो इनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं और बोल रहा है कि तीसरे कोण के 4 गुना है। तो हम सीधे सीधे 4 गुना मान लेते हैं। ये कोण अल्फा है, माना यहीं पे लिख दीजिए, माना कोण ए बराबर अल्फा है तो कोण बी और कोण सी क्या हो जाएंगे? 4 गुना है तो ये 4 अल्फा और ये भी 4 अल्फा हो जाएगा। ठीक, ये 4 अल्फा और 4 अल्फा इस तरीके से हो गया। अब तो त्रिभुज के 3 कोणों का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो योग होता है यानी कि कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर जो होगा 180 अंश के होगा। अब यहाँ कोण ए का मान है अल्फा, कोण बी का मान है 4 अल्फा, कोण सी का मान है 4 अल्फा, ये हो जाएगा बराबर 180 के। अब ये देखिए, एक अल्फा और 4 अल्फा 5 अल्फा और 4 अल्फा ये तो 9 अल्फा हो जाएगा। 9 अल्फा बराबर 180। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 180/9 यानी कि 20 डिग्री। अल्फा का मान आ गया 20 डिग्री यानी कि कोण ए 20 डिग्री, कोण बी 20 गुणे 4 80 डिग्री और ये भी 80 डिग्री यानी कि 80 80 160 और 20 180 अंश। तो इस तरीके से यहाँ पे इन तीनों कोणों का मान आपको निकालना था, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान हो गया 20 80 और 80। ठीक है, तो इसको भी आप आसानी से निकाल लोगे। बस आपको समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है यह पता होना चाहिए और इसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, आसानी से आप निकाल लोगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है। दो घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 1728 सेमी है, जिसके सिरों पर परस्पर जोड़ा जाता है, नए बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब दो घन है जिनका आयतन जो है वह 1728 है। ठीक, अब पहले तो ये आप निकाल लीजिए। बोल रहा है कि दो घन है, एक घन का आयतन, प्रत्येक घर का आयतन 1728 है, मतलब इसका भी 1728 है और इसका भी 1728 है और इस तरीके से जोड़ के एक घनाभ बना दिया गया। तो नए घनाभ का आपको संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ हमको निकालना होता है तो हमको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई चाहिए होता है। तो अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घनाभ का कैसे निकालेंगे? जब हमको घन के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो समान होती है उसके बारे में पता होगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं यहाँ से घन का आयतन से, घन के आयतन के फॉर्मूले से हम घन की भुजा निकालेंगे। घन का आयतन होता है a क्यूब और a क्यूब का मान दिया है 1728, ये a क्यूब हो गया। अब ये किसका क्यूब होता है 1728, ये आप पता करने का कोशिश करिए। देखिए 10 गुणे 10 गुणे 10 1000 होता है 10 का क्यूब, और ये जो होता है ये आपका 12 का क्यूब होता है। ठीक, तो a का जो मान आ जाएगा वह 12 आ जाएगा और 12 आ गया a का मान। तो इसी तरीके के दो घन आपको पता है कि सटा करके रखे गए हैं। दो घन सटा करके जब रखे जाएंगे तो ये जब 12 था, ठीक, तो ये भी 12 हो जाएगा यानी कि लंबाई जो हो जाएगी वह आपकी लंबाई ये पूरा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और जो चौड़ाई और ऊंचाई है, जो चौड़ाई और ऊंचाई है वह तो वही रहेगा 12 ही रहेगा। तो इस तरीके से अब जो लंबाई घनाभ को सटा करके रखने पे जो लंबाई हो जाएगा वह 24 हो गया और चौड़ाई जो है वह आपकी वही रही 12 और ऊंचाई भी आपकी वही रही 12। ये हो गया घनाभ का डायमेंशन। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ आपको निकालना है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ
संपूर्ण पृष्ठ जो हो जाएगा घनाभ का, वह कितना हो जाएगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है, यहाँ से देखिए घनाभ में क्या होता है, ऊपर का फलक यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई और 2 बार, यानी कि 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई और धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, और धन ऊंचाई गुणे लंबाई होता है, ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक, यहाँ से अब सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2 गुणे लंबाई कितना है 24, चौड़ाई है 12, फिर धन ये 12 गुणे 12 हो जाएगा, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों 12 है, ऊंचाई 12 और लंबाई 24, गुणा कर लीजिए। गुणा करने पे कितना आ जाएगा, यहीं से गुणा कर लीजिए, देखिए 2 और 12 चौक 48 के 8 हासिल लगा 4, 12 दूनी 24 और 4 28, 288 धन 12 गुणे 12, 12 दूनी 24 हासिल लगा 2, 12 कम 12 और 2 14, 144, 12 का वर्ग। इसी तरीके से 24 दूनी 48 के 8 हासिल लगा 4 और 24 का नाम 24 और 4 हो जाएगा आपका 28, 288 ये भी आ जाएगा। इसके बाद जोड़ लीजिए, गुणा कर लीजिए, ये बराबर हो जाएगा आपका 2 और गुणे देखिए 288 288 288 288 और 144 यही जोड़ना है, 8 8 16 और 4 20 के 2 और ये 2 और 8 10 18 और 4 22। तो यहाँ देखिए हासिल लगेगा 2, हासिल लगा 2, 2 और 2 ये हो गया 4 और 4 और 2 6 1 7, 720 आ गया। यानी कि यहाँ पे जो मान आ जाएगा वह आ जाएगा 2 गुणे 720 सब जोड़ने पे, और 2 का गुणा हो जाएगा 720 में, तो ये आ जाएगा आपका 1440 और ये सेंटीमीटर में सब मान दिए गए हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर ये मान आ जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से आपने ये देख लिया, आपको अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आ गई यहाँ पे कि इसका जो मान आ जाएगा वो 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से इस तरीके से इसको आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 40, नीचे दी गई सारणी में आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब आंकड़े दिए गए हैं, उनकी बारंबारता दी गई है, यानी कि हमको एक सारणी अलग से बनाना पड़ेगा। ये देखिए 4 6 8 10 12 14, जब केवल संख्याएं दी रहती हैं तो हम उसका योग आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन जब संख्याओं के साथ उनकी बारंबारता दी रहती है तो पहले संख्या और बारंबारता का गुणा करना पड़ता है, ताकि उसी पर्टिकुलर संख्या का हमको योग पहले मिल जाए, उसके बाद फिर हम बाकी संख्याओं को जोड़ते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा संख्या और उनकी बारंबारता। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे एफएक्स। ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी और संख्या को गुणा कर देंगे तो इसका जोड़ मिल जाएगा। जैसे 4 3 बार आया है तो इसका योग कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 4 3 12, 6 चौक 24, 8 दूनी 16, 20, ये 12 छक 72 और फिर 14 अट्ठे 112 ये आ जाएगा। अब इसके बाद जोड़ लीजिए इसको, सिग्मा एफएक्स आपको मिल जाएगा। सिग्मा एफएक्स निकालने के लिए इसको जोड़िए, इसको जोड़ेंगे तो देखिए 2 और 4 6, 6 और 6 12 और 2 14 और 2 16 के 6 हासिल लगा 1 हासिल आया, तो ये 1 और 1 2 2 4 5 5 और 2 7 और 7 14 और 1 15, फिर हासिल लग गया 1 और केवल 1 है ये, तो 256 सिग्मा एफएक्स जो आ जाएगा वह 256 आ जाएगा। अब समांतर माध्य का फॉर्मूला लगा लीजिए। समांतर माध्य का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एफएक्स बाई सिग्मा एफ, यानी कि सभी पद जितने हैं उनका योग और बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है यहाँ पे, सिग्मा एफ भी कर लीजिए, सिग्मा एफ कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी का योग 3 और 4 7, 2 9, 2 11 और 6 17 और 8 25, इसका मान आ गया 25।
ये है 256 और ये है 25। अब देखिए 25 दाहियों 250 होता है, तो ये हो गया दाहियों 250, दशमलव लगाएंगे तो 60 हो जाएगा और 2 बार जाएगा तो बचेगा 10 और 10 बचा, फिर एक शून्य बढ़ेगा तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, यानी कि 10.24। इसका जो समांतर माध्य आ जाएगा वह 10.24 आ जाएगा, यानी कि यहाँ कहीं जो है वह इसका समांतर माध्य जो है वह लाई करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 41 है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से वृत्त पर अनुस्पर्श रेखा की रचना कीजिए। अब अनुस्पर्श रेखा नहीं, ये जो प्रश्न पूछा था वह रेखाओं, अनुस्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है ये बोल रहा कि 3 सेंटीमीटर की एक वृत्त है, उसके केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे स्थित किसी एक बिंदु से स्पर्श रेखाएं आपको खींचनी है। तो सबसे पहले आप क्या कर लेंगे कि एक 3 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाला आप इस तरीके से वृत्त बना लेंगे। ठीक है, 3 सेंटीमीटर का आप एक लाइन खींचिए, 3 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए या प्रकार में 3 सेंटीमीटर ले लीजिए और एक वृत्त जो है एक वृत्त बना लीजिए। इस तरीके से ये आप वृत्त बना लेंगे। अब इसके बाद ये देखिए आपका 3 सेंटीमीटर का ये वृत्त हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर का। इसके बाद ये समझिए कि आपको एक इसके केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पे स्थित, तो इसी जो ओ ये जो रेखा खींचा आपने, इसी रेखा को 3 सेंटीमीटर और बढ़ा दीजिए। 3 सेंटीमीटर और बढ़ा देंगे तो आपको एक बिंदु P मिल जाएगा। इस P बिंदु से आपको स्पर्श रेखाएं खींचनी है। ठीक, स्पर्श रेखाएं अब आप खींच दीजिए। एक स्पर्श रेखा आपको ऊपर की तरफ इस तरीके से जाते हुए ये मिल जाएगी आपको। यहाँ पे स्पर्श रेखा ये इस तरीके से ये स्पर्श रेखा एक मिल जाएगी ऊपर की तरफ से जाती हुई, और एक स्पर्श रेखा आपको इस तरीके से नीचे की तरफ आती हुई मिल जाएगी। ठीक है, ये एक स्पर्श रेखा आपको इस तरीके से ये एक स्पर्श रेखा मिल जाएगी। तो ये 2 स्पर्श रेखाएं आपको हो जाएंगी, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, और यही आपका रचना आप लिख देंगे कि 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाया, उसके उसी रेखा को त्रिज्या को 3 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया तो 6 सेंटीमीटर पे हमको केंद्र से दूरी स्थित P बिंदु मिल गया, और इस P बिंदु से हमने एक स्पर्श रेखा ऊपर की तरफ वृत्त पे छूते हुए एक बिंदु पे बना दिया और नीचे बना दिया। तो इस तरीके से ये आपका स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पे 6 सेंटीमीटर स्थित दूर स्थित बिंदु से। ठीक, ये समझ गए आप। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न संख्या 42। यदि ए के जो एलिमेंट है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x धन 6 के गुणनखंड है, और बी है बी जो है वह x धन 2 कामा x माइनस 3 है, तो A इंटरसेक्शन B और A यूनियन B ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे समझिए कि A का एलिमेंट क्या है। A के एलिमेंट है x है सच दैट कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x धन 6 के गुणनखंड जो है वह इसके एलिमेंट है। ये समझिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x धन 6 के जो गुणनखंड होंगे वही इसके एलिमेंट होंगे। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड आपको करना पड़ेगा। इसका गुणनखंड देखिए कितना लिख सकते हैं, -6x और +x+6 करेंगे तो गुणनखंड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि a इंटू सी जो है वह पॉजिटिव में आ रहा है, तो हमको जो है दो संख्याएं नेगेटिव में चाहिए, यानी कि -3x -2x धन 6, ये हमको करना पड़ेगा। तो x कॉमन ले लीजिए, बचेगा x -3, और यहाँ -2 कॉमन लीजिए, x -3 बचेगा। अब दोनों जगह देखिए है x -3, तो x -3 कॉमन ले लिया और एक जगह x -2, यहाँ x बचा यहाँ -2, यानी कि इसका गुणनखंड हो गया। अब a को हम चाहे तो कितना लिख सकते हैं,
एक्स स्क्वायर माइनस 5x धन 6 के गुणनखंड जो है वह इसके अवयव हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x धन 6 का गुणनखंड हमने देखा, ये जो है ये इसके गुणनखंड है। तो इसके अवयव क्या हो जाएंगे, एक्स माइनस 3 कामा एक्स माइनस 2, ये दो अवयव हो जाएंगे, यही दोनों जो है वह इसके गुणनखंड हैं। तो इस तरीके से ए हमारा आ गया और बी हमारा कितना दिया हुआ है, एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 3 ये दिया गया है। अब इसके आगे देखिए आपको निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी हमको निकालना है, यानी कि ए और बी दोनों में कॉमन क्या है। अब देखिए एक्स माइनस 3 एक पद है, क्या यह बी में आ रहा है, तो हाँ बी में आ रहा है, तो एक्स माइनस 3 जो हो जाएगा वह ए इंटरसेक्शन बी में लिखा जाएगा। अब देखिए एक्स माइनस 2 एक पद है, क्या यह बी में आ रहा है, नहीं आ रहा है, और एक्स प्लस 2 एक पद जो बी में है वह ए में भी नहीं आ रहा है, यानी कि एक्स माइनस 3 केवल एक ऐसा पद है जो दोनों में आ रहा है, तो इसलिए एक्स माइनस 3 जो हो जाएगा वह ए इंटरसेक्शन बी का एकमात्र अवयव हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। इसके बाद देखिए ए यूनियन बी हमको निकालना है, ए यूनियन बी जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, सभी पदों को लिखेंगे। जैसे एक्स माइनस 3 आ रहा है तो एक्स माइनस 3 को लिखा, ठीक, एक्स माइनस 2 आ रहा है, एक्स माइनस 2 को लिखा, और फिर एक्स प्लस 2 आ रहा है, एक्स प्लस 2 को लिखा, और फिर x माइनस 3 आ रहा है तो x माइनस 3 पहले लिख चुके हैं, किसी पद को रिपीट नहीं करते हैं समुच्चय में कभी भी। तो इस तरीके से ये a यूनियन b हो जाएगा, a यूनियन b में ये तीन पद आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से a इंटरसेक्शन b हमने निकाल लिया, a यूनियन b निकाल लिया। और सबसे पहले ये आपको समझ में आना चाहिए कि एक हमने कैसे लिखा, तो यहाँ पे खुद ही बता रहा है कि a ऐसा है कि यह इसका के गुणनखंड है, ए के इसके जो गुणनखंड है वह ए के अवयव है बता दिया, तो वहीं से हमने ए का गुणनखंड कर लिया, और ए के गुणनखंड हमने देखे ये दो मिल रहे हैं तो ये दोनों को ए का एलिमेंट बना दिया। और उसके बाद बी तो हमको पता ही है, तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया, ए यूनियन बी निकाल लिया। इस तरीके से ये प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 43 है। देखिए बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, और छोटे ब्रैकेट पे ऋण 3/2 का स्क्वायर है, और यहाँ बड़े ब्रैकेट पे एक घात छूट रही है, ये बड़े ब्रैकेट वाली घात आप लिखिएगा, ये है -3, ठीक है। इसको आप देखेंगे सीरीज में -3 दिया हुआ है। अब इसके बाद इसको अब सॉल्व करिए, इसको अब सॉल्व करेंगे आप, तो आपको पता है कि सॉल्व जब हम करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया छोटा ब्रैकेट हम लोग सॉल्व करते हैं। तो छोटे ब्रैकेट में देखिए ऋण 3/2 का स्क्वायर, यानी कि ऋण 3/2 का 2 बार गुणा होगा, तो ऋण 3/2 का 2 बार गुणा कर लीजिए, ऋण 3/2 ये हो जाएगा, और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट और ऋण 3। अब इसके बाद देखिए ऋण 3 का गुणा ऋण 3 में तो हो जाएगा 9, और बटे 2 का गुणा 2 में 4, 9/4 के घाते ऋण 3। अब इसके बाद देखिए 9/4 है और इसके पूरे के घात जो है वह ऋण 3 है, तो इसको लिख सकते हैं 1/9/4 के घाते धन 3, इतना लिखा जा सकता है। अब इतना आपने लिख दिया, इसके बाद इसको कितना लिखा जा सकता है, 1/9 के घाते 3 बटे 4 के घाते 3। अब देखिए ये जो हर में है इसका गुणा अंश में हो जाएगा, और जो यहाँ अंश में होता है उसका गुणा इसके हर में होता है, तो इसका हर भी एक ही है, यानी कि ये लिखा जाएगा 4 के घाते 3 बटे 9 के घाते 3, यानी कि 4/9 के घाते 3, ये इसका सरलतम रूप हो जाएगा। या फिर इसको आप चाहें तो अंक में भी बदल सकते हैं। अब अंक में बदलना चाहें तो 4 की घात जो हो जाती है वह 4 चौक 16 और 16 चौक 64 हो जाता है, और 9 9 81 और 81 9 729 हो जाता है। तो चाहे इस पे छोड़ दीजिए चाहे इस पे, दोनों ही उत्तर जो है आपका सही होगा। 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, उसी टाइम मैंने आपको ये प्रश्न सॉल्व कराया था, उसी दिन जिस दिन परीक्षा आपकी हुई थी। इसके बाद देखेंगे हम लोग इसका अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 44। एक शहर की जनसंख्या 10 लाख से बढ़कर 3 वर्ष में 11,57,625 है, वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। वार्षिक वृद्धि दर यहाँ पे छूट गया है कुछ प्रश्न में,
पूछना चाह रहा है, वह यही पूछना चाह रहा है कि वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, मतलब किस रेट से वार्षिक दर पूछ रहा है। वार्षिक वृद्धि दर मतलब किस दर से जनसंख्या बढ़ रही है। तो जनसंख्या जब भी बढ़ती है, अब यहाँ पे देखिए ये नहीं बात किया है कि सरल ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज है। यहाँ पे जनसंख्या जब भी बढ़ती है, जैसे आपके क्षेत्र में मान लेते हैं 100 आदमी रह रहे हैं और एक वर्ष बाद 105 आदमी हो गए, फिर एक वर्ष बाद ये 105 आदमी से और आदमी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका ये जो हो जाता है, ये जनसंख्या चक्रवृद्धि रूप में बढ़ती है हमेशा। जनसंख्या जब भी आएगा तो आप समझ लीजिए कि जो चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले हैं वो लगते हैं। तो यहाँ पे अब दर हमको निकालना है। अब देखिए ये पहले 10 लाख जनसंख्या थी और 3 वर्षों में हमको पता है कि 11,57,625 हो गई है। यानी कि ये आप मूलधन की तरह समझिए कि हमारा ये मूलधन है और ये हमारा मिश्रधन हमको मिल चुका है 3 वर्ष में, ठीक। तो यहाँ पे फॉर्मूला जब लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1+r/100 टू द पावर टी, यही फॉर्मूला आपका लगेगा। क्योंकि मिश्रधन हमारा कितना है यहाँ पे 11,57,625 और शुरू में कितनी जनसंख्या थी, तो ये थी 10 लाख। ये हो जाएगा आपका 10 लाख और इसके बाद 1+r, r यही हमको निकालना है बटे 100 और समय है 3। तो यहाँ से अब लिख सकते हैं, हमको r निकालना है तो इतना हम एक तरफ कर लेते हैं और बाकी एक तरफ कर लेते हैं। 1+r/100 टू द पावर 3 बराबर हो जाएगा 10 लाख को बराबर किधर भेजेंगे, तो ये 11,57,625 बटे 10 लाख। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे किससे यह कट सकता है। अब देखिए लास्ट में 5 और यहाँ हर में 0 आ रहा है, तो 5 से तो डेफिनेटली है कटना ही कटना है, तो 5 से काट लीजिए। या फिर आप यहाँ पे सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 25 से भी काट सकते हैं, लेकिन इजी होगा आपके लिए 5 से काटना। तो 5 से हम लोग पहले काटते हैं, तो ये देखिए 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 और उसके बाद जितने शून्य बचे हुए हैं उतने शून्य लिख लीजिए। यहाँ पे 2 और 5 शून्य बचे हुए हैं तो 5 शून्य लिख लिया। इसके बाद फिर इसको 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 2, 2 ये हो गया, फिर ये 3 और ये 1 और फिर 5 बार, फिर उसके बाद 2 बार, फिर 5 बार। तो ये आपका आ जाएगा इसके बाद 2,31,525 और बटे 2 लाख, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद फिर हम लोग इसको 5 से भी काट सकते हैं, ठीक, 5 से भी काट सकते हैं तो फिर से काटेंगे तो 5 चौक 20 और उसके बाद ये आपका आ जाएगा 40,000। फिर इसको काटिए तो ये आ जाएगा आपका 5 चौक 20 और ये 3 आपका बचा तो ये 6 बार, 6 बार गया, 4 6 और फिर 3 और 0 और यहाँ आ जाएगा 5। अब इसके बाद देखिए ये हो जाएगा आपका 46,305, 46,305 बटे 40,000, ठीक। अब इसके बाद अभी भी 5 से कट सकता है तो 40 को काटेंगे 5 से तो ये 8 और आपका 3 शून्य 8,000 और ये आपका 9 और फिर एक बचा तो 2 और फिर 3 बचा है तो 6 और 1, 9,261 बटे 8,000, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 1+r/100 का क्यूब और प्लस ये नीचे देखिए 8,020 का क्यूब होता है और ये आपका 9,261 जो 21 का क्यूब होता है। तो ये हो जाएगा आपका 1+r/100 का क्यूब बराबर अगली लाइन 21/20 का क्यूब, 21/20 का क्यूब, ठीक।
अब दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे तो क्यूब हट जाएगा और ये अगली लाइन आपकी आ जाएगी 1+r/100 बराबर 21/20 ये आ जाएगा। और फिर r/100, अब r/100 इधर हो जाएगा और एक उधर जाएगा तो 21/20 में से एक घटेगा तो बचेगा कितना, r/100 बराबर हो जाएगा पूरे का हर 20 और 21 में से 20 घटेगा 1, यानी कि r/100 बराबर हो जाएगा 1/20 और गुणा कर लीजिए तो ये 100 उधर जाएगा और 20 से भाग होगा तो r का मान कितना आ जाएगा, r का जो मान आ जाएगा वह 5 आ जाएगा, यानी कि r का जो मान हो जाएगा वह 5% हो जाएगा। यहाँ से r का जो मान आ जाएगा वह 5% हो जाएगा, यानी कि वार्षिक दर जो जनसंख्या वृद्धि की होगी वह कितनी होगी, 5%। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रश्न आप समझ गए। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 44 तक हमने कर लिया है, प्रश्न संख्या 44 तक हमने कर लिया। अब इस पार्ट के लिए ये हमारे लिए अभी तक सफिशियंट है, तो अब यहाँ तक इस पार्ट को रखते हैं। उम्मीद है सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक ये क्लास पहुंच जाए और हम लोग इसी तरीके से इन क्लासेस को करते रहें, सभी लोगों तक क्लासेस पहुंचती रहे और सभी लोग इसका लाभ उठाते रहें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल है बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, तभी क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, नहीं तो आपसे क्लास मिस हो जाएगी। तो सेलेक्ट ऑल कर लीजिएगा, उसके बगल घंटी का निशान होता है उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, घंटी के निशान पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस आएंगे, उसमें ऑल सेलेक्ट करना होगा आपको। इसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी विषयों का लिंक दिया गया है, वहां से सभी विषयों को पढ़िए। इसमें कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइए। ये क्लास कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए और कितने प्रश्न आप खुद से सही कर पा रहे हैं यह मुझे कमेंट करके बताइए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है, अगर आपको नोट्स चाहिए, राजन सीरीज, पॉन सीरीज का पीडीएफ चाहिए, नोट्स का पीडीएफ चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, तो ये सभी सुविधाएं जो हैं आपको हमारे ऐप पे मिलेंगी। ऐप में आप बिना डिस्टरबेंस के एकाग्रता के साथ पढ़ाई कर पाओगे, फोकस के साथ। तो हम लोग चाहेंगे कि आप ऐप को भी डाउनलोड करें और ऐप के माध्यम से ही पढ़ाई करें। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।